दोस्तों नमस्कार। आज हम भारतीय कृषि में जो चुनौती है उसको दूर करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कहाँ तक कारगर भूमिका निभाता है या भारतीय कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोट, ड्रोन, जैव प्रौद्योगिकी हम देखेंगे और साथ ही साथ हम तकनीकी सुधार भी देखेंगे। दोस्तों, अगर आप 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1-2 की तैयारी उच्च स्तरीय करना चाहते हैं अथवा बिहार ऑडिटर मेंस के जीएस पेपर 1-2 की तैयारी उच्च स्तरीय करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। आप 3000 में जीएस पेपर 1-2 की कंप्लीटली तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि दोनों का सिलेबस बराबर है, इसलिए कॉमन टॉपिक्स दोनों में जाएगा। तो 67 हो या बिहार ऑडिटर मेंस हो, आप दोनों की तैयारी कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेबस सेम है दोनों का। और सिलेबस का ओवर पढ़िएगा तो दोनों का सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। तो बैच ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम फी है, मात्र 3000 है। उसमें 67 के लिए 95 वीडियो, 95 पीडीएफ, ऑडिटर को केवल 75 वीडियो, 75 पीडीएफ पढ़ के जाना है। दोनों का चार्ज 3000 है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो भारतीय कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। हम कृषि क्षेत्र जो है, बजट आ गया है, बिहार का बजट आ जाता है तो हम इकोनॉमिक्स शुरू कर देंगे। तो भारतीय कृषि में कई समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन का, मौसम की अनिश्चितता का, कृषि क्षेत्र में लागत बढ़ने का, क्योंकि हाल के दिनों में किसानों की आमदनी में गिरावट हुआ है, कृषि क्षेत्र में लागत बढ़ी है। तीसरा सबसे बड़ा चुनौती है भारतीय कृषि में घटती उत्पादकता का। अभी भी अगर आप देखेंगे भारतीय कृषि की उत्पादकता का स्तर तो विश्व के प्रमुख देशों की तुलना में बहुत कम है। उसके बाद अगला चुनौती है, चौथा चुनौती अगर देखेंगे भारतीय कृषि में तो जोतों का छोटा आकार। उसके बाद अगर पांचवा चुनौती देखेंगे तो किसानों के साथ चुनौती है जो कृषि विपणन है। कृषि विपणन संबंधी चुनौती है। तो भारतीय कृषि में उसके बाद डब्ल्यूटीओ कृषि विवाद है, कृषि क्षेत्र में घटते सार्वजनिक निवेश है, कई ऐसे चुनौती है जो सारा चुनौती पर चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर टॉपिक्स में। तो कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने में, किसानों के आय को दुगुना करने में, कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में, कृषि क्षेत्र में घटती उत्पादकता के स्तर को रोकने के लिए और बढ़ाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि क्षेत्र में चुनौतियों को दूर करने में, कृषि क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों या कृषि संकट में व्याप्त चुनौतियों को दूर करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करें, या किसानों के आय को बढ़ावा देने के लिए, कृषि क्षेत्र में लागत को कम करने के लिए, कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कहां तक कारगर होगा, प्रकाश डालें। तो इस तरीके के प्रश्न आएगा तो आप सारा टेक्नोलॉजी की चर्चा कीजिएगा। हम एक एक टेक्नोलॉजी का चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले यह याद रखिए, कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। डिजिटल प्रौद्योगिकी माने आप जानते ही हैं, मोबाइल हो गया, विभिन्न प्रकार के ऐप, पोर्टल हो गया, एसएमएस हो गया और सोशल मीडिया, ये सब, कंप्यूटर हो गया, ये सब डिजिटल प्रौद्योगिकी है। अब इन सब के माध्यम से कृषि क्षेत्र में यह कैसे कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह देखना है। सबसे पहले डिजिटल विभिन्न मोबाइल से या सोशल मीडिया से या ऐप या पोर्टल से किसानों को कृषि की नई जानकारी मिलती है, नई फसल करने की, नए बीजों को, उर्वरकों का, कीटनाशकों की जानकारी मिलती है, जो कृषि क्षेत्र में जो है एक लाभकारी कृषि क्षेत्र की लाभकारी होता है। दूसरा है विपणन संबंधी। अब विश्व के बाजारों में, भारत के अन्य बाजारों में फसलों का, उपजों का मूल्य क्या है, धान का मूल्य कितना है, गेहूं का मूल्य कितना है, गांव में रहने वाले किसानों को जानकारी मोबाइल से, रेडियो से, टेलीविजन से, एसएमएस से, विभिन्न प्रकार के पोर्टल से ही मिलता है। तो किसानों को सूचना जो है
विपणन संबंधी सूचना प्रेषित करने में जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका है। अब इस बाजार की सूचना मिलने पर किसान भी जो है कुछ दिन इंतजार कर सकता है, मोल भाव कर सकता है, बार्गेनिंग कर सकता है, जो स्थानीय जो है व्यापारी होता है उससे ऊंचा दाम प्राप्त कर सकता है। और विपणन संबंधी सूचना के अभाव के कारण किसान जो है अपने उपजों को कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन विपणन संबंधी सूचना अगर हो जाएगा तो वह जो है तुलना कर सकता है ना कि दिल्ली में इस तरह है, पंजाब में गेहूं का रेट यह है, यूपी में यह है, राष्ट्रीय मंडी में यह है, या एमएसपी की रेट इतना है, हम इतना पर क्यों बेचेंगे। तो इससे किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त होता है। उसके बाद भूमि का डिजिटलीकरण। देखिए किसान खेती का कार्यों में सबसे बड़ा खेती के कार्यों में जो भूमि सुधार भी बहुत महत्वपूर्ण निभाता है। अब मान लीजिए जिसके पास खेत है, उस खेत जो है, कोई आदमी खेती कर रहा है और खेत दूसरे के नाम से है, और खेत में जो है कई प्रकार के विवाद है, और कई लोगों के पास बहुत सारे जमीन है और वो अपने खेती नहीं कर पाता है। तो भूमि का डिजिटल करने से क्या होता है कि जमीन की जो है भूमि की तरलता में वृद्धि होती है, और अगर भविष्य में अगर बेचेगा भी तो उसमें विवाद नहीं होता है, उसको अधिक मूल्य प्राप्त होता है। समझ रहे हैं। और उसके बाद प्रौद्योगिकी की जानकारी। अब देखिए कृषि टेक्नोलॉजी है, तो गांव में रहने वाले किसानों को विश्व के बाजारों में या भारत के अन्य राज्यों में, विकसित राज्यों में जो कृषि टेक्नोलॉजी है, हार्वेस्टिंग हो या जीरो टिलरिंग है या विभिन्न प्रकार की कृषि टेक्नोलॉजी है, उसकी जानकारी जो है इस डिजिटल माध्यम से ही पहुंचाया जाता है, और फिर किसान इसको क्रय करते हैं। या सरकार की विभिन्न प्रकार के कृषि प्रोत्साहन संबंधी योजनाएं हैं, या सरकार के नीतिगत प्रयास है कृषि क्षेत्र में, उस प्रयासों की जानकारी डिजिटल माध्यम से ही किसानों को पहुंचती है, और किसान इस जानकारी प्राप्त करके वह उपकरण खरीदने के लिए या वो लाभ उठाने के लिए तत्पर होते हैं। उसके बाद नए बीज, फसल, बिक्री की जानकारी, मौसम और जलवायु की जानकारी। आज हाल के वर्षों में भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान बिल्कुल सटीक होता है। अब जैसे कि जानते हैं कि कृषि क्षेत्र जो है मानसून पर निर्भर है। भारत की 54% कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर है, और मानसून की अनिश्चितता रहती है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की अनिश्चितता पर ही है। तो किसानों को जो है मौसम और जलवायु समय रहते अगर जानकारी मिल जाता है, अगर मान लीजिए किसी साल मानसून धोखा देने वाला है, या बारिश कम होने वाला है या अधिक होने वाला है, अगर किसानों को पहले ही अगर जानकारी मिल जाता है तो किसान मौसम के अनुकूल अपनी फसल का प्रबंधन करने में सक्षम होते हैं, जिससे उन्हें कम हानि उठाना पड़ता है। अगर बाढ़ भी आ जाएगा तो उसका नुकसान कम होगा, सूखा भी आ जाएगा तो उसका नुकसान कम होगा। उसी अनुसार फसल की बुआई किसान करते हैं, उसी अनुसार जो है विभिन्न फसलों की चुनाव करते हैं। तो डिजिटल कृषि, उसके बाद कृषि बीज हो, ये सब जानकारी, फसल बीमा योजना का लाभ। अगर मान लीजिए किसानों को बाढ़ से या प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट हो गया है, तो स्मार्टफोन से वो फोटो खींचकर जो है अपने क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है, तो क्षतिपूर्ति का भी दावा करने में सक्षम है। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में यह भूमिका है, यानी आप किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने में, लागत को कम करने में, कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करने में, नई जानकारी, तकनीकी जानकारी देने में डिजिटल प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कृषि क्षेत्र में। याद रखिएगा, ग्रामीण विकास हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें पता चल जाएगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि क्षेत्र में क्या भूमिका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया जाता है, फसल की परिपक्वता। अगर मान लीजिए कोई फसल, गेहूं का खेत है, तो गेहूं के खेत में गेहूं का बीज जो है पका है कि नहीं, उसके रंग, उसके भौतिक गुण, उसके घनत्व, उसके डंठल, इसके आधार पर इस सब का विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा। इस माध्यम से जो विश्लेषण करता है वो अनुमान लगा लेता है कि फसल की गुणवत्ता, गेहूं कितना जो है अभी पका है, तैयार हुआ है कि नहीं। तो फसलों की भौतिक गुणों के आधार पर एआई विश्लेषण करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके आधार पर फसल की परिपक्वता
का आकलन किया जाता है और फिर किसानों को सूचना दिया जाता है कि आप फसल की कटाई कर सकते हैं या 10 दिन रोक सकते हैं। उसके बाद मौसम जलवायु का आकलन। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मौसम जलवायु का आकलन किया जाता है और ये आकलन करके समझ रहे हैं कब वर्षा होगा, कब सूखा होगा, कब ओला गिरने वाला होगा, इसका आकलन करके और किसानों को जो है प्रेषित किया जाता है। फिर किसान जलवायु के अनुकूल, मौसम के अनुकूल फिर खेती संबंधी निर्णय लेता है। इसके अलावा फसल मृदा। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मिट्टी के भौतिक गुणों का परीक्षण किया जाता है, मृदा का परीक्षण किया जाता है और मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व की कमी नहीं है, पता लगाया जाता है और फिर किसानों को सूचना दी जाती है और किसान जो विश्लेषण है उसी के अनुसार फिर जो है पोषक तत्वों का जो है उचित मात्रा में उपयोग करता है। अगर किसानों को पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन की कमी है या पोटेशियम की कमी है या इस कीटनाशक की कमी है, तो किसान जो कमी है उसी की भरपाई करेगा। और जानकारी के अभाव में क्या होता है, किसान सारा उर्वरक का उपयोग करता है और सारे कीटनाशकों का उपयोग करता है। इससे क्या होता है, पर्यावरण पर भी असर पड़ता है, पर्यावरण दुष्प्रभावित होता है और साथ ही साथ किसानों की लागत में भी वृद्धि होती है। और AI द्वारा मिट्टी के परीक्षण करके, समझ रहे हैं, मिट्टी का परीक्षण करके अगर किसानों को बता दिया जाए कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो केवल नाइट्रोजन का उपयोग करेगा। जहां पोटास भी उपयोग कर रहा था, कैल्शियम भी उपयोग कर रहा था, वहां केवल वो नाइट्रोजन का उपयोग करेगा। इससे फसल खेती में जो है, खेती की लागत में कमी आएगी, मृदा की जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित नहीं होगा और उपज भी जो है अधिक होगा। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मशीन का निर्माण करके स्वतः खेत की जुताई की जाती है, डिजाइन कर दिया जाता है और आप उस मशीन के द्वारा खेत की जुताई हो जाएगा ऑटोमेशन के द्वारा। बीज बुआई और सिंचाई। खेत की जुताई ही नहीं है, बीजों की जो है बुआई भी होती है, सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई किया जा सकता है, फसलों की कटाई भी होती है। पोषक तत्वों का आकलन करना तो बता ही दिए हैं, और फसल कीटों का आकलन। अब खेती में जो है जो कीट है, पतंग है, कीड़े मकोड़े है, खरपतवार है, अब इसके पैटर्न का जो है विश्लेषण जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाता है। आप फिर विश्लेषण करके आप फिर वैज्ञानिक तरीके से फिर उसका जो है उन्मूलन के लिए जो है उपाय किए जाते हैं। तो इनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होता है कि खेती की लागत को कम करने में, समझ रहे हैं, और संतुलित खेती को, उर्वरकों, कीटनाशकों का यथोचित उपयोग को बढ़ावा मिलता है। इससे किसानों की लागत में कमी आती है, मृदा की गुणवत्ता जो है मेंटेन रहता है और फसलों की गुणवत्ता भी मेंटेन रहता है। पैदावार का आकलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपजों का आकलन किया जाता है। भारत सरकार के पास आंकड़ा आ जाता है कि इस साल कितना फसल का जो है उत्पादन हो रहा है, उसी आधार पर निर्णय लिए जाते हैं खेती संबंधी। तो यह स्थिति है। बस आप लोगों को क्या करना है कि टेक्नोलॉजी दे के आज 4 लाइन पॉइंट इसको डाल देना है, हो गया, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कुछ। आइए, जैव प्रौद्योगिकी। हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग जो है खेती के क्षेत्रों में जो है व्यापक स्तर पर किए जाते हैं। सबसे पहले जीएम फसल। अब जीएम फसल के माध्यम से क्या होता है, जीएम पौधे, फसलों, जीएम फसल क्या होता है? जीएम फसल होता है क्या कि सूक्ष्म जीवों, जंतुओं या दूसरे पौधे के जो जीन होता है वो निकाल के किसी बीज में प्रविष्ट करा दिया जाता है और फिर उसको जो है उसकी बुआई की जाती है और उससे जो फसल होगा, जिस परिणाम के लिए जो है जीन डाला जाता है उससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए कीट रोधी फसल का विकास करना है, सूखा रोधी फसल का विकास करना है, या अधिक विटामिन ए से भरपूर जो है फसलों का उत्पादन करना है, या ऐसा फसल का विकास करना है जिसमें मीठ का स्वाद आए, ऐसा फसल का विकास करना जिसमें चीनी का स्वाद आए, तो आप जीएम फसल द्वारा विकास किया जा सकता है। या मान लीजिए कीट रोधी अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का विकास करना है, तो फिर दूसरे पौधे के या दूसरे सूक्ष्म जीवों को डाल दिया जाता है बीच में, और फिर जो है उसकी रोपाई की जाती है, बुआई की जाती है, और वो जो फसल होगा
उसमें क्या होगा, जिस परिणाम के लिए आप दूसरे जीनों में परिवर्तित किए हैं वह परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा। जीएम फसल के माध्यम से कीट रोधी, सूखारोधी, अधिक उत्पादन देने वाली, खरपतवार रोधी, बाढ़ रोधी, सूखारोधी, अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का विकास किया जाता है। इससे क्या होता है, जीएम फसल से उत्पादकता बढ़ता है, खेती में लागत कम होती है। अब लागत कम कैसे होगा, अब चूंकि कीट रोधी है, इसमें जो है कीट लगवे नहीं करेगा, कीट और पतंग। उसके बाद खरपतवार रोधी होगा तो अधिक उत्पादन होगा। उसके बाद इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होगी, तो किसान खेती में लागत की कमी होती है, उत्पादन भी अधिक मिलता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगा। जलवायु अनुकूल कृषि, मान लीजिए जो जलवायु परिवर्तन की संकट बढ़ता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन के जो प्रकोप है उसमें खेती को सबसे अधिक नुकसान पहुंच रहा है। अब खेती को नुकसान पहुंच रहा है चूंकि बारंबार वर्षा, बाढ़, सूखा की बारंबारता बढ़ती जा रही है। इस स्थिति में फिर कृषि कार्य को जो है संपन्न करने के लिए फिर उस तरह के फसलों का भी विकास किया जाता है जिससे वह अधिक वर्षा में भी, अधिक सूखा में भी वो अपना उपज जो है कायम कर सके या जलवायु के साथ जो है तालमेल बना सके, तो उस अनुसार से उसकी फसल की भी विकास की जाती है। प्राकृतिक जलवायु में खेती की जाती है। बाढ़ रोधी, सूखा रोधी तो बता ही दिए हैं। जैविक कृषि, अब जैविक कृषि क्या है, जैविक कृषि क्या है, ये जैव कीटनाशकों, जैव उर्वरकों की सहायता से इसकी खेती की जाती है। जैविक कृषि क्या होता है, इससे जो है जलवायु अनुकूल कृषि होता है। इसमें मृदा की गुणवत्ता, पर्यावरण का संरक्षण जो होता है, किसानों की लागत में भी कमी आती है क्योंकि प्राकृतिक तरीके से खेती की जाती है, तो इससे जो है लागत में वृद्धि होगी। क्योंकि आज वर्तमान समय में किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कृषि क्षेत्र में लागत अधिक है, उसको कम कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आय बढ़ जाएगा। कृषि क्षेत्र में जोखिम है, उसको कम कीजिएगा तो आय बढ़ेगा किसानों को। तो जोखिम कम करने के लिए जैविक कृषि, चूंकि जैविक कृषि तो एक प्रकार से प्राकृतिक खेती है, उसमें जो है रसायनों, कीटनाशकों का उपयोग कम से कम किया जाता है, नाम मात्र किया जाता है, कहीं कहीं किया भी नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है, कहीं कहीं मिक्स होता है। तो जैविक कृषि से क्या होता है, किसानों को जो उर्वरक, कीटनाशक इस सब पर जो खर्च होता था वो बच जाता है, इससे लागत में कमी आती है, आमदनी बढ़ती है। बीजों का संरक्षण, मान लीजिए आप देखिए जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से मान लीजिए कोई ऐसा फसल है जो विलुप्त होते जा रहा है और उस बीजों को जीन बैंक के माध्यम से संरक्षित किया जाता है, तो यह स्थिति है जैव प्रौद्योगिकी का भी उपयोग है। अब हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की खेती की, देखिए जैसा कि जानते होंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो है विभिन्न प्रकार के जो उपग्रह होता है, मौसम उपग्रह, संचार उपग्रह, जो इस सब जो उपग्रह होता है, इस उपग्रहों के माध्यम से जलवायु का, मौसम का, ये सब सूचना जो है आंकड़ा एकत्रित की जाती है। उसके बाद भू अवलोकन, मानचित्र प्राप्त किए जाते हैं। अंतरिक्ष उत्पाद, ये सब अंतरिक्ष उत्पाद है। जो विभिन्न प्रकार के सूचनाएं होते हैं, आंकड़ाएं होती है, मानचित्र होता है, मौसम जलवायु संबंधी जानकारी जो आंकड़ा होता है वो अंतरिक्ष उत्पाद है। इसके माध्यम से क्या क्या आता है, आपदा का पूर्वानुमान लिखा जाता है। बाढ़, सूखा, भूकंप, बिजली गिरने, इस सब का पूर्वानुमान लगाया जाता है, पूर्वानुमान लगाए जाते हैं और यही पूर्वानुमान फिर डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को जो है सूचना जो है भेजा जाता है और फिर किसान उसके अनुकूल जो है कृषि संबंधी निर्णय लेते हैं। फसल उत्पादन, अब देखिए उपग्रह के माध्यम से फसलों का क्या किया जाता है, उपजों का, अब फसलों की उपजों का, फसलों की परिपक्वता का आकलन किया जाता है और उसी आकलन के आधार पर हर वर्ष जो है सरकार जो है अनुमान प्रस्तुत करता है कि इस साल 230 मिलियन टन जो है गेहूं का उत्पादन होगा, खदानों का उत्पादन होगा। तो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से पता लगा जाता है। फसलों की क्षति का उपग्रह के माध्यम से और फिर इस आधार पर भारत सरकार या किसानों को सूचना भेजा जाता है, इस आधार पर किसान निर्णय लेते हैं। मृदा के मानचित्रण,
मृदा संबंधी जो है मृदा का मानचित्रण प्राप्त किए जाते हैं, मृदा की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है, और फिर यह सूचना किसानों को और भारत सरकार को सूचित किए जाते हैं। उसके आधार पर कृषि संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। जल संसाधन का, फसल क्षति का पूर्वानुमान। तो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में जो जलवायु संबंधी जोखिम है या प्राकृतिक आपदा संबंधी जोखिम है, इस सब का जो है पूर्वानुमान लगाकर किसानों को प्रेषित किए जाते हैं ताकि किसान उसके आधार पर निर्णय ले सके। इसके अलावा फसलों की पैदावार का आकलन के आधार पर अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं, उस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। किस वजह इस फसल का उत्पादन इतना होगा, मिलियन टन होगा, इस फसल का उत्पादन इतना मिलियन टन होगा। ड्रोन के माध्यम, ड्रोन का भी कृषि क्षेत्र में उपयोग है। अब देखिए, ड्रोन के माध्यम से सबसे पहले खेतों की निगरानी करना है। खेती की आज जो है भारतीय कृषि में भारतीय कृषि क्षेत्र में आवारा पशुओं से जो है किसान परेशान होते हैं। अब ड्रोन के माध्यम से क्या होगा, अब खेती की निगरानी की जाती है, खेती की निगरानी की जाती है ताकि जो आवारा पशु है या जंगली जीव है उससे खेती को नुकसान न पहुंचाया जा सके। उसके बाद ड्रोन के माध्यम से फसलों की कटाई की जाती है। उसके बाद जो है कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, इस सूक्ष्म सिंचाई किया जाता है। फसल को अगर प्राकृतिक आपदा से क्षति हुआ है उस क्षति का आकलन किया जाता है। उसके अलावा फसलों की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है और फिर किसान जो है यह अनुमान लगा लेता है कृषि क्षेत्र में और कृषि संबंधी निर्णय लेते हैं। तो ड्रोन का भी उपयोग है। रोबोट है, रोबोट के माध्यम से फसलों की कटाई, फसलों की निगरानी, खेतों की जुताई, कृषि संबंधी सारे कार्य जो है रोबोट के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। बस टेक्नोलॉजी चर्चा करके दो लाइन लिख देना है। हाल के वर्षों में खेती में जो है कई तकनीकी सुधार किए गए हैं, जैसे नीम कोटेड यूरिया लाया गया है, मृदा हेल्थ कार्ड लाया गया है, सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन है, जैविक खेती को बढ़ावा दी जा रही है, डिजिटल कृषि पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है, ई नाम है, ई चौपाल है, किसान कॉल सेंटर है। इसी तरीके से बहुत सारा ऐप पोर्टल लाए गए हैं। ये खेती में जो है तकनीकी सुधार किए गए हैं। इस सब की चर्चा हम एग्रीकल्चर में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। हम एग्रीकल्चर बस बिहार का बजट आ जाता है तो हम एग्रीकल्चर सेक्शन शुरू कर देंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस सारा टेक्नोलॉजी का आपको चर्चा करना है। बस थोड़ा थोड़ा क्या कर टेक्नोलॉजी लिख कर आप थोड़ा सा एक डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे, और टेक्नोलॉजी करके आप पूरा जो है दिखा के और हेडिंग देकर इसको और फिर नीचे से सब हेडिंग में इसको लिखकर आंसर तैयार हो जाएगा। पीडीएफ में लिखा हुआ है, पीडीएफ देखिएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा।